लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एक टेबल भी बनाया होगा जहां पे आपने अलग अलग मटेरियल्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होगा। आगे हेडिंग डालें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन लिखें, वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स when light moves from one medium to another medium. Value of refractive index when light moves from one medium to another medium is known as relative refractive index, is known as relative refractive index, relative refractive इंडेक्स। देखते हैं क्या है। देखिए सपोज करिए ये आपका इंटरफेस है, यहां से लाइट रे आ रही है और दिस वाज योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका इस प्रकार से नॉर्मल है और यहां से ये सपोज मैं मान रहा हूं कि ये बेंड कर रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है जो ऑलरेडी अब आप समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दिस इज I एंड दिस इज R। मैं कहता दिस इज मीडियम 1, शायद इसको हमने उस केस में भी क्या माना था, मीडियम 1 माना था। लास्ट क्लास में जो फोटो बनाया होगा उसमें भी यही लिखा होगा और जिसे मैं मीडियम 2 मानता हूं। अगर ये मीडियम 1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ रहा होगा μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा μ2। अब मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, यही ना डिसाइड करेगा कि whether this will bend towards the normal, it will go away from the normal. Refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium का क्या मतलब है, mu of 2 divided by mu of 1. Refractive index of second medium with respect to divided by 1. Refractive index of second medium can be defined as velocity of light in vacuum by speed of light in that particular medium whole divided by speed of light in vacuum by speed of light in that particular medium. Can I write this? ये लिख सकते हैं क्या? इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, C by V2 into V1 by C, और इसको जब आप सॉल्व करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे V1 by V2, that is refractive index of second medium with respect to first medium is equal to speed of light in medium 1, speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2, speed of light in medium 2। ये आप अपनी कॉपी में लिख लें, speed of light in medium 1 with respect to speed of light in medium 2. This is the refractive index of medium 1 with respect to the refractive index of medium 2. Refractive index of second medium with respect to first medium, refractive index of medium 1 with respect to medium 2. फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, refractive index of first medium with respect to second medium. अब ये चेक आप और कर सकते हैं, इसको तो आपने लिखा ही। अगर मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि इस तरफ से आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आप इधर से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अगर नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो आपको इसका एग्जैक्टली क्या लिखना होगा, अपोजिट लिखना होगा। ध्यान बस इतना ही रखना है कि जब आप अपोजिट लिखते हैं तो एक तो पूरा डेरिवेशन किया जा सकता है कि कैसे आप निकालोगे, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, म्यू ऑफ 1 बाई म्यू ऑफ 2, फिर आप क्या लिखोगे, c बाई v1 होल डिवाइडेड बाई c बाई v2, फिर आप क्या लिखोगे, c बाई v1 इंटू v2 बाई c, c से c कैंसिल, आप लिखोगे v2 बाई v1, यानी म्यू ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। इसको आप इस प्रकार से फॉर्मूले में लिख सकते हो। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस मीडियम से किस मीडियम में आ रहे हैं। ये कन्वेंशन है, आप जैसे भी इसको समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं
कि किस मीडियम का किस मीडियम में आप जब डालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो आप इस मीडियम को इस मीडियम के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, इस मीडियम का इस मीडियम से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ, यानी ये क्या है, ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये क्या है, डेंसर है रेयरर है, डेंसर मीडियम, अगर ये डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। वेयरएज अगर आप यहां से यहां आ रहे हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो मैं बोलूंगा ये क्या हो जाएगा, रेयरर होगा। इन दोनों का ही तो रेशियो है, ये रेशियो ही तो है। अब इन दोनों का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसका कुछ मतलब होगा, लेस देन 1 होगा तो उसका कुछ मतलब होगा। यही कंक्लूड करते हैं कि अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो उसका क्या मतलब है। अगर मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज ग्रेटर देन 1, देख लेते हैं क्या मतलब होगा इसका। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मैं लिख सकता हूं μ2 by μ1 इज ग्रेटर देन 1, मैं लिख सकता हूं μ2 इज ग्रेटर देन μ1, and if μ2 is greater than μ1, what does it mean? It mean this is a denser medium, this is a rarer medium, it will bend towards the normal. Yani directly what can be concluded, if refractive index of second medium, refractive index of first medium with respect to second is greater than 1, this means it will bend, the ray will bend, it will bend towards the नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या फिर आप वही रखिए μ(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1, बट दिस टाइम यू मेक इट लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो आप क्या लिखेंगे, μ2 by μ1 इज लेस देन 1, दिस मीन्स μ2 इज लेस देन μ1, यानी μ2 जो है वो μ1 से छोटा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज स्मॉलर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है मतलब ये क्या है, एक रेयरर मीडियम है, और अगर ये रेयरर है तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड दैट अगर ऐसा कंडीशन होता है तो द रे विल बेंड, द रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। समझ में आ गया? बस ये सारी बातें आपको अपनी कॉपी में लिखनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों ने कहां तक लिख रखा है, ये तो मुझे नहीं पता है। ये तो लिख लिया होगा, ये वाला ये भी लिख लिया होगा कि अगर इधर से उधर उल्टा जाए तो क्या होता है। हाँ, उसके बाद ये और वो आपने लिख लेना है कॉपी में। चलिए लिख लीजिए सारा कुछ, ये सारा कुछ अपनी कॉपी में लिखें। वो लिख लीजिए ये वाला, राइट दिस, ये दोनों ही दो केस डाल के लिख लीजिएगा। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज रिस्पेक्ट टू 2 लेस देन 1 होगा, तो उसका मतलब क्या होगा ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। और इसको लिखते ही आपका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है जो अभी मैं आपको बताता हूं क्या होता है उसका मतलब। देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सुने हैं ना, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? रिट्रेस्ड ऑन इट्स ओन पाथ। तो क्या होगा अभी हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा दोनों के केस में। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं उसको, और किस प्रकार से वो काम करता है वो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। गॉट इट? ये सारा मिटा दूं? चलिए, तो ये सब कुछ लिख लिया आपने, ये मीडियम तो आपने लिख ही लिया होगा। अभी सिर्फ दो एक्सप्रेशन रख रहा हूं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों रख के बाकी सब मिटा रहा हूं। ये लिख लिया ना कि छोटा होगा तो क्या मतलब होता है उसका, और बड़ा होगा तो क्या मतलब होता है उसका। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाया था वो बहुत जरूरी था आपके लिए, उसको आपको लिखना चाहिए। अब देखिए, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है कि ये मीडियम 1 है और ये क्या है, मीडियम 2 है। यहां पर आपका आंख है सपोज करिए, और यहां मछली का आंख है, सॉरी यहां पर ये मछली का आंख है।
अब अगर मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं मतलब मैं इस मछली को देख रहा हूं, तो जो पाथ ट्रैवल होगा वो अलग होगा, और जो पाथ ट्रैवल तो यही रहेगा, जो मीडियम, जिस मीडियम से लाइट रे ट्रैवल कर रही वो अलग होगा। अगर मैं इसे देख रहा हूं तो लाइट यहां से चल के यहां आई होगी, और अगर ये मछली मुझे देख रहा होगा तो ये लाइट रे यहां से चल के यहां तक पहुंची होगी। ये बात समझ में आ रही है? पानी के अंदर मछली है, आपने मछली को देखा, मछली को अगर आप देख रहे हैं तो इस मछली से लाइट चल के कहां तक पहुंचनी चाहिए? आप तक। उसी टाइम पर मछली अगर आपको देख रहा है तो आपसे लाइट चल के कहां तक पहुंचनी चाहिए? मछली तक। दोनों अगर इसी दोनों मीडियम में प्रेजेंट हैं तो मैं एक बार बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 विल बी स्पीड ऑफ 1 बाई स्पीड ऑफ 2। और सेकंड मछली के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, ये क्या हो जाएगा? v2 बाई v1। अभी थोड़ी देर पहले ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब बोथ हैज ट्रैवल्ड दी सेम पाथ। करके देख लेते हैं। m12 इंटू म्यू 12, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं? v1 बाई v2, और इसकी जगह पर क्या लिख रहा हूं? v2 बाई v1। सॉल्व कीजिएगा, ये किसके बराबर आया? 1 के बराबर। ये किसके बराबर आ रहे हैं? 1 के बराबर। सो आई कैन राइट म्यू सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट और म्यू फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो सेकेंड लाइन जो मैं लिख सकता हूं वो ये है कि अगर आपको एक का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप उससे रेसिप्रोकल करके आप दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दिस इज द आइडिया विच वी नीड टू गेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी। आपको फिलहाल इससे सिर्फ इतना ही काम में लेना है कि न्यूमेरिकल में अगर आपको यहां से यहां का दिया हुआ है तो यहां से यहां का आप वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली बाय मेकिंग इट रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, राइट। ये लिख लिया सारा कुछ? लिखें। उससे पहले एक नोट डालिए, क्वेश्चन से पहले एक नोट डालिए। इसकी जगह पे कुछ लोग N12 और N21 भी यूज करते हैं। म्यू 12 और म्यू 21, खास करके जब आप 12th क्लास में यही चीज पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मैं यही कन्वेंशन यूज करता हूं। व्हाट इज म्यू 12 एंड म्यू 21? आई वांट यू टू राइट, यही लिखा हुआ है। 1 is 12 and 1 is 21. द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। लिखिए, म्यू 12 और 21 is used in place of mu 12 or 21 is used in place of mu 12 and mu 21, which means N12 का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, और 21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इससे ज्यादा आसान कन्वेंशन कौन सा है? ये वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। एकदम सीधा सीधा है, जैसा लिखा है वैसा ही उसका मतलब है। तो ये दो लाइनें आप लिख लें। N12 is refractive index of medium 1 with respect to medium 2 and N21 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Got it? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन लिखें। Find refractive index of glass with respect to water. Find the refractive index of glass with respect to water. Find the refractive index of glass with respect to water. Given refractive index of glass with respect to air is 3/2. Given refractive index of glass with respect to air is
3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3. Refractive index of glass with respect to air is 3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3. आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया है आपको। ग्लास और वाटर का केस है, आपको कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। आप लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास बाई म्यू ऑफ वाटर। म्यू ऑफ ग्लास दिया हुआ है क्या? म्यू ऑफ ग्लास दिया है क्या? डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, दिया होगा नहीं? अच्छा, ये दिया है म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है और म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया है। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर का क्या मतलब होता है? म्यू ऑफ ग्लास बाई म्यू ऑफ एयर। ये कितना दिया है? 3/2। कैन यू राइट म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2 इंटू म्यू ऑफ एयर? गॉट इट। नेक्स्ट, म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? म्यू ऑफ वाटर बाई म्यू ऑफ एयर। ये कितना दिया हुआ है? शायद 4/3 दिया है। कैन यू राइट म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3 इंटू म्यू ऑफ एयर? बस म्यू ऑफ वाटर और म्यू ऑफ ग्लास का आप वैल्यू डाल दीजिए। 3/2 इंटू म्यू ऑफ एयर होल डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू म्यू ऑफ एयर। म्यू ऑफ एयर कट गया, आपके पास क्या बचेगा? 9/8। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। जो कन्वेंशन आप यूज करना चाहते हैं आप वो कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। हेडिंग डालें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब having read all the concepts of refractive index and relative refractive index, हम लोग इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि अब आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं, राइट? द इंसिडेंट रे, लॉ नंबर 1, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, all three lies in the same plane, in the same plane। तो ये पहला इंटरफेरेंस, सॉरी पहला लॉ जो कहता है कि ऑल द थ्री रेज आर नॉर्मल टू द प्लेन। एंड व्हाट इज दैट प्लेन? द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये हमारा सरफेस है तो जिस प्लेन में वो लोग नॉर्मल हैं या जिस प्लेन में वो लोग तीनों रे लाई कर रहे हैं वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर। दिस इज योर इंटरफेस, दिस इज योर प्लेन, प्लेन ऑफ द बोर्ड और प्लेन ऑफ योर पेपर। और अगर ये आपका इंटरफेस है तो ये वाला जो प्लेन है इसी पर इंसिडेंट रे, इसी पर रिफ्लेक्टेड रे और इसी पर नॉर्मल, तो ये इसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ये वो कहना चाह रहा है। सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस when it travels from one medium to another. The frequency of light does not changes when it travels from one medium to another। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सेकेंड लॉ, जो कहता है कि आप फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी भी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम के प्रोपागेशन में चेंज नहीं करता है। एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया होगा जब मैं वेव पढ़ा रहा था आपको, या वेव के बारे में जब थोड़ा बहुत ज्ञान दिया होगा, मैंने कहा होगा लैम्डा म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर? सी के बराबर। बताया है नहीं बताया है? अगर वो कह रहा है कि किसी का म्यू चेंज नहीं करता है, यानी म्यू बीइंग कांस्टेंट, ये सी बाई लैम्डा का रेशियो है। अगर सी बाई लैम्डा का रेशियो कांस्टेंट रहना है तो यू कैन वैरी आइदर द स्पीड ऑफ द लाइट, और सेकेंड इज LIGHT, सेकेंड इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट, wavelength of the light. If you are changing the wavelength, what you will change? You will change the color.
इफ आपका लाइट का वेवलेंथ बदल गया, मतलब कलर बदल गया और स्पीड चेंज हो गया, तो पाथ चेंज कर गया। तो बीइंग द फ्रीक्वेंसी एज सेम, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन चेंज इज आइदर वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, या मीडियम से एक तरफ से दूसरी तरफ होगा तो दो ही चीज हो सकती है, या तो इसकी स्पीड चेंज होगी, नहीं तो इसका कलर चेंज होगा। करस्पॉन्डिंगली होना ही है, तो आप दोनों में से यही दोनों चीज चेंज कर सकते हैं, बिकॉज द रेशियो ऑफ दीज टू हैज टू बी कांस्टेंट। तो अगर आप इसका स्पीड चेंज करिएगा तो इसका कलर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। कलर चेंज हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप दो चीजों का जो रेशियो है वो तभी कांस्टेंट रह सकता है जब आप दोनों को करस्पॉन्डिंगली चेंज करिएगा। स्पीड का चेंज आप नहीं देख सकते कि स्पीड कितना बदला, क्योंकि जिस लेवल के स्पीड की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा मेजर करना मुश्किल है। 3 × 10⁸ चेंज भी कर जाएगा तो आप क्या ही देख पाइएगा, लेकिन कलर चेंज होगा तो आप देख पाएंगे। तो ज्यादा हमारे लिए कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा, कलर चेंजिंग का। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे सर हम लोग ये कहां पर देख सकते हैं, हम लोग तो जहां कहीं भी देखते हैं सब व्हाइट लाइट देखते हैं, तो व्हाइट लाइट का तो कोई वेवलेंथ होता ही नहीं, इसलिए हमें वो पता नहीं चलता है। बट अगर इफ यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट तो फिर वहां पे देखा जा सकता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम आप जा रहे हैं तो उसका कलर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो नोट डाल के लिख लें इसके नीचे, राइट। सिंस फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, सो वेवलेंथ और कलर एंड वेलोसिटी may change during refraction. Since frequency is constant, so wavelength or color and velocity may change during refraction. तो रिफ्रैक्शन के दरमियान ये दो चीजें क्या हो सकती है, बदल सकती है। लॉ नंबर 3 जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, SNELL स्नेल्स लॉ कहते हैं फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, व्हाट डू मीन बाय पेयर ऑफ मीडिया? पेयर ऑफ मीडिया मींस टू पेयर, मतलब दो मीडियम, एक पेयर मतलब दो मीडियम, फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. Sine of angle of incidence by sine of angle of refraction is constant. And what this constant is? Sin I by sin R is equal to refractive index of फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, या सॉरी उल्टा बोल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। दिस इज द वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसी को आप और क्या लिख सकते हो फर्दर, this can further be written as mu of 2 with respect to mu of 1। और ये अगर greater than 1 है, if this is greater than 1, इसका क्या मतलब था, mu2 is greater than mu1, mu2 is greater than mu1। और अगर mu2 greater than mu1 है, इसका मतलब लाइट कहां बेंड करेगी, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी ये जो केस बोर्ड पर बना हुआ यही केस होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप एक और चीज कह सकते हैं, sin I by sin R is also greater than 1. Sin I is greater than sin R for small angles. For small angles, ये थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, खैर for small angles sin theta is equal to theta होता है। अभी बोल रहा हूं, आगे जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे 11th में तो आपको ये क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। sin of theta and tan of theta are इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। बता देता हूं, कैलकुलेटर है मेरा, कैलकुलेटर देखना कहां पे है, वहीं कहीं होगा, कैलकुलेटर दिख रहा है, हाँ लो कैलकुलेटर लेंगे, देखिए अब देखिए कैलकुलेटर है, इसमें साइन थीटा बीटा है, साइन थीटा है, साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू देखिए कितना आ रहा है, साइन 10
इज 0.17 और छोटे एंगल पर जाते हैं, साइन ऑफ 5 डिग्री, साइन ऑफ 5 डिग्री इज 0.8, 0.08, यानी जैसे से, अच्छा साइन 3 करके देखते हैं, साइन 3, साइन ऑफ 3, एक मिनट, क्लियर, एक मिनट, साइन ऑफ 3 डिग्री कितना आ रहा है? 0.05, यानी साइन 3 लिखिए, साइन ऑफ 3 डिग्री या 3 डिग्री का वैल्यू आप रेडियन में लिखिए, दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई डाउट नहीं है। कैसे? मैं कैलकुलेट करके एक मिनट देख लेता हूं। आप एक काम करिए, 3 डिग्री माने पाई 90 डिग्री, 3 इज बाई 30 डिग्री इज पाई बाई 6, 3 डिग्री विल बी पाई बाई 180 बाई 3 कितना होता है? 60, पाई बाई 60, पाई बाई 60, पाई इज 180 एंड दिस इज 60, दिस इज इक्वल टू 3। चलो पाई का वैल्यू कितना पढ़े हैं आप लोग? 3.14 होल डिवाइड बाई 60 करना जरा, 3.14 डिवाइड बाई 60 0.05। अच्छा साइन 3 डिग्री देखो कितना आ रहा है, साइन 3 डिग्री देखो कितना आ रहा है? सेम ही आ रहा है, यानी फॉर स्मॉल एंगल्स द एंगल एंड द साइन ऑफ एंगल आर सेम। ये तो कैलकुलेटर से करके देख रहे हैं ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे हुआ ये तो आपका टीचर बता देगा, पर मैं दिखा तो सकता ही था। आप 10 डिग्री करिए, मैं 10 डिग्री बताता हूं कितना होगा, 180 बाई 18, आप पाई बाई 18 करिए, पाई बाई 18 करिए, क्या आ रहा है? 3.14 डिवाइड बाई 18 कितना आ रहा है? 0.17। साइन ऑफ 10 डिग्री करिए, 0.17, यानी एंगल एंड द थीटा, साइन ऑफ थीटा एंड द थीटा आर इक्वल फॉर स्मॉल एंगल्स। किस एंगल्स के लिए? स्मॉल एंगल्स के लिए। छोटे एंगल्स के लिए क्या रहता है? सेम रहता है। सो कैन आई राइट साइन थीटा यानी एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, क्योंकि साइन ऑफ थीटा और थीटा लिखा जा सकता है फॉर स्मॉल एंगल। आई इज इक्वल टू आर, आपने खुद बोला जब म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, अगर ऐसा होता है तो द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ द रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस एंगल विल बी बड़ा एंड दिस एंगल विल बी छोटा, दिस एंगल इज बड़ा एंड दिस एंगल इज छोटा। यानी ये लॉजिकली भी सारा सही हो रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा बीच में लिखा है इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। ये समझ में आया ना ये क्यों किया था मैंने, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि ऐसा हो रहा है। सिमिलरली एक और चीज मैं दिखा देता हूं। सपोज साइन आई बाई साइन आर, इसको आप क्या लिखेंगे? म्यू 21 दैट इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अगर ये 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? म्यू 2 विल बी लेस देन म्यू 1। म्यू 2 अगर छोटा है मतलब ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। यानी अभी लॉजिकली मेरे को पता चल रहा है एंगल आर शुड बी ग्रेटर देन एंगल आई। चेक कर लेते हैं, यहां पे देखिए अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी है मैं लिख सकता हूं ना साइन आई स्मॉलर देन साइन आर। फॉर स्मॉल एंगल्स एंगल आई विल बी लेस देन एंगल। क्लियर? तो ये आपको लॉजिकल कंफर्मेशन, माने इतनी सारी चीजें तो आपको पता रहनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ। तो पहले स्नेल्स लॉ का डेफिनेशन लिख लिया होगा, उसके नीचे आपने ये लिखा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर आपने ये लिखा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 21। यहां तक लिखने के बाद केस नंबर 1, केस नंबर 1 इफ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 21 इज ग्रेटर देन 1, साइन आई बाई साइन आर दैट इज म्यू 21 दैट इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 इज ग्रेटर देन 1, देन क्या होगा? म्यू 2 विल बी ग्रेटर देन म्यू 1। म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 का मतलब होता है द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 का मतलब होता है द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ऐसा है तो कैन आई राइट साइन आई बाई साइन आर इज ग्रेटर देन 1। साइन आई बाई साइन आर अगर ग्रेटर देन 1 लिखेंगे तो कैन आई राइट साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। और अगर ऐसा लिखेंगे तो फॉर स्मॉल एंगल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? थीटा के। ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। मैं तो बराबर ही बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। तो यहां से अगर देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या करके दिखाया, प्रूफ करके भी दिखाया कि रेडियन में एंगल की वैल्यू
और जो आप साइन ऑफ एंगल लेते हैं दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आती है, सेम आती है। तो ये आपने लिख लिया। देन मूव टू द सेकंड पॉइंट, इफ sin i by sin r is equal to mu 21 is equal to mu 2 by mu 1 is less than 1, तो क्या होगा, mu 2 will be less than mu 1। और अगर ये ऐसा है तो what you can write, the ray will bend away from the normal, the ray will go away from the normal। और अगर ऐसा है तो sin i will be smaller than sin r, for small angle sin theta is equal to theta, therefore angle i will be smaller than angle r। तो ये स्नेल्स लॉ से भी कंफर्म हो रहा है जो बातें हम लोगों ने ऐसे पहले स्टेटमेंट में क्या दिया था, whenever a light ray travels from a denser medium to rarer medium, it goes away from the normal, whenever a light ray travels from a rarer to denser, it bends towards the normal। ये जो लाइन बोली थी वो यहीं से आई होगी, क्योंकि स्नेल्स ने लॉ दिया है, तो लॉ के बेसिस पर ही ना कोई चीज आधारित हुई होगी, इसलिए तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई आपसे पूछ ले ड्रॉ ग्राफ बिटवीन साइन आई एंड साइन आर, तो ग्राफ कैसा होगा, तो ये सारी चीजें अगर आप लिख लिए हैं तो उसके नीचे लिखें ग्राफ बिटवीन साइन आई एंड साइन आर, ग्राफ बिटवीन साइन आई एंड साइन आर, ग्राफ बिटवीन साइन आई एंड साइन आर, साइन आई और साइन आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। दिस इज साइन आई एंड दिस इज साइन आर। आप एक एक्सिस पर क्या ले रहा हूं, साइन आई ले रहा हूं और एक एक्सिस पर साइन आर। आप बताइए एक्स एक्सिस पर क्या लेना चाहिए था और वाई एक्सिस पर क्या लेना चाहिए। जो चीज हमें पता होती है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, जो चीज हमें एज ए रिजल्ट मिलता है उसको हम कहां लेते हैं, वाई एक्सिस पर। ये हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पर जनरली वो चीज हम लेते हैं जो चीज हमें पहले से पता रहती है। रीजन कि जो चीज आपको पता है आप उसी को ना वेरी करा सकते हैं, ये तो करस्पॉन्डिंगली मिलता है कि इसको एंगल इंसिडेंट, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ही ना दे सकते हैं, आपका सोर्स ऑफ लाइट को आप ऐसे ऐसे डुला सकते हैं। करस्पॉन्डिंगली आर जो मिलेगा वो तो मिलेगा, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो साइन आई एक्स एक्सिस पर लिया और साइन आर को मैंने वाई एक्सिस पर लिया, तो आप लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। कैन आई राइट साइन आई इज इक्वल टू के टाइम्स साइन आर, और कैन आई राइट sin r is equal to some other constant k dash into sin i। कैन आई राइट दिस, क्या फर्क पड़ता है, इसको उधर ले गया तो ये 1 by k हो जाएगा, 1 by k एक नया कांस्टेंट मान लीजिए। y is equal to mx plus c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, इसको अगर इसके साथ मैं कंपेयर करूं तो इंटरसेप्ट क्या होगा 0, x एक्सिस पर क्या है sin i, y एक्सिस पर क्या है दिस, तो ये क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। यानी ये किस लाइन, किस इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉलो करेगा, it is a straight line passing through origin, it is a straight line passing through origin। तो sin i और sin r का जो ग्राफ आप बनाते हैं, it is a straight line, it is a straight line passing through origin, passing through origin, origin से पास करने वाला straight line ये ऐसा बन रहा है। Got it? एक न्यूमेरिकल, उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे और अगली क्लास से लेंस की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। डालें a ray of light moves from air to an unknown transparent medium, a ray of light moves from air to an unknown transparent medium, air to an unknown transparent medium, if the angle of incidence is 45 degree, if the angle of incidence is 45 degree and angle of refraction is 30 degree, angle of refraction is 30 degree, find the refractive index of unknown substance। If the angle of incidence is 45 degree and angle of refraction is 30 degree, find the refractive index of that unknown substance। 3/2 नो, सॉल्व करना पड़ेगा लगता है। A ray of light moves from air to unknown medium, ray of light moves from air to unknown medium। ऊपर वाला क्या है एयर है और नीचे वाला क्या है अननोन मीडियम है। मैं क्या लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां पे क्या लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये किसके बराबर होना चाहिए साइन आई बाई साइन आर के बराबर। दिस इज बी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
अननोन मीडियम म्यू ऑफ ए, सॉरी म्यू ऑफ अननोन मीडियम x बाई म्यू ऑफ ए। म्यू ऑफ ए मैंने आपसे लिखवाया था 1 के बराबर, तो म्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री बाई साइन ऑफ 30 डिग्री। इंसिडेंस 30 है ना, बट इट, तो अब ये 45 1 बाई रूट 2 और ये रूट 3 1 बाई 2 सॉल्व कीजिएगा। म्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू 2 बाई 1, ये क्या आ जाएगा रूट 2 के बराबर। म्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1.414। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन मीडियम, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन मीडियम। हेडिंग डालें रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, हेडिंग डालें रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।